जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं सीएसई 2016 के वीडियो एनालिसिस में। देखिए हमारा प्रोसेस सेम है जो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको अनसॉल्व्ड पीडीएफ जो है उसे डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, या तो अगर आप टैब या लैपटॉप में देख रहे हो तो खुद से उसे सॉल्व करना है। बेहतर होगा आप प्रिंट आउट लेके यहाँ पे सॉल्व करें। उसके बाद देखिए आपको वहाँ पे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे मास्टर वीडियो सेशंस के टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करने के बाद। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो भी गलतियाँ करोगे वो आपको आके देखना है इस वीडियो में कि यूपीएससी ने क्या आंसर किया, किस तरीके से लॉजिक वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, कहाँ से वो क्वेश्चन आया था। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे होलिस्टिक मैनर में कवर करेंगे। इससे क्या होगा, जब लास्ट में आप अपना जो स्कोर जो है 100 क्वेश्चन का देखोगे तो 2023 में आपने कुछ गलतियाँ की होगी जो कि 2022 में आपने कम करी होगी, तो ऐसे करते करते आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी कम और आपका स्कोर बढ़ जाएगा ज़्यादा। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी वाला। सेकंड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करेक्ट पूछा है हमें, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब देखिए यहाँ पे राज्यसभा का डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ परमानेंट हाउस। और ये कह रहा है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, अगर राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं हो जाता है, ठीक है, अगर लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो सही बात है। यहाँ पे ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वैप खेला गया है। देखिए दो स्टेटमेंट जो है ना, इनमें ही इंटरलिंकेज बना के कुछ ना कुछ स्वैप एग्जामिनर करता है। यहाँ पे प्रोरोगेशन पे लैप्स नहीं होता, वो डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन जब होता है लोकसभा का, तब यहाँ पे जो बिल है पेंडिंग वो लैप्स हो जाता है। अब देखिए प्रोरोगेशन एक होता है और एक होता है एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट मतलब क्या? ये टर्मिनेट करता है सीटिंग को, ठीक है। जैसे आज की जो सीटिंग है इसे टर्मिनेट करेंगे तो एडजर्नमेंट बोल देंगे, जो कि 1 हफ्ता 2 दिन या फिर कितने भी दिन के लिए हो सकता है, ठीक है। प्रोरोगेशन मतलब क्या? एंड ऑफ सेशन। जैसे बजट सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, जो भी सेशन चल रहा है, ठीक है। तो प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ सेशन। प्रोरोगेशन कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और एडजर्नमेंट कौन करता है? ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो भी स्पीकर यहाँ पे होगा या फिर राज्यसभा के चेयरमैन जो भी होंगे, ये एडजर्नमेंट करेंगे। और प्रोरोगेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा जो है हमें यहाँ से जानना था। ये हमारा रिवीजन भी हो गया यहाँ पे। बाकी सेकंड स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और पार्लियामेंट टॉपिक से ये डायरेक्टली क्वेश्चन बना है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली इज द करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ इफ IFPRI, ठीक है, टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये देखिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें कौन से पैरामीटर्स है ऐसे पूछ लिए। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी ने एक बार हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके पैरामीटर पूछ लिए थे। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर पूछ लिए। अब ये ज़माना दूसरा था, अब 2016 में हम चले गए, 7-8 साल पहले चले गए। तो वहाँ पे रिपोर्ट्स इंडेक्स इन पे क्वेश्चन आता था। बट 2020, 19, 21, 22 अगर हम देखेंगे, 19 में तो एक बार ही आया था रिपोर्ट के ऊपर, बट 20, 21, 22, 23 यहाँ पे यूपीएससी ने रिपोर्ट्स में नहीं पूछा है। तो क्या यूपीएससी 24 में नहीं पूछेगा? पूछ सकता है। जो प्रीवियस ईयर में आ रखे एटलीस्ट वो तो हम प्रिपेयर करके रखेंगे, और करंट अफेयर में जो रिपोर्ट्स पूछी जाती है उन्हें हम प्रिपेयर यहाँ पे अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इसमें तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर होती है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलके देता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें देखिए और एक पैरामीटर है, वो है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये आप लिख लीजिए, 4 पैरामीटर। आंसर है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। और देखिए मैंने आपको एक सिंपल एक प्लेन सा लॉजिक बताया था, जो कि यूनिवर्सल तो नहीं है, बट जब भी आंसर होता है ना ऑल ऑफ द वो, तो एग्जामिनर कभी कभी वो डी की जगह पे ABC यहाँ कहीं ना कहीं देता है, ठीक है। अगर कन्वेंशनली ट्रेडिशनली देखा जाए तो ऑप्शन ऐसे बनते हैं 1, 2, 3, 1, 3, ठीक है, और 1, 2, 3। डी में ऑल ऑफ द वो होता है, बट कभी कभी ये ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखिए हमें एक हिंट या फिर लॉजिक ऐसे थोड़ा हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट इन बजट। अब बजट में डेफिसिट मतलब क्या? कमाई हो गई कम, खर्चा हो गया ज़्यादा। तो ये जो ज़्यादा खर्चा हो गया, इसे हमें भरपाई करने के लिए यहाँ पे लोन या फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो डेफिसिट हो जाता है बजट में। तो ये कह रहा है कि क्या एक्शन लेगा, कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट, ठीक है। 4 चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अभी ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं हम लोग।
ऑप्शन में देखिए 1 2 3 1 3 एंड 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमें बजट डेफिसिट कम करना है, यानी कि खर्चा हमें हमारा कम करना है, ठीक है, और कमाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी बजट डेफिसिट कम होगा। अब देखते हैं, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाएगा तो हमारा खर्चा कम होगा, ठीक है। फिर देखिए इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अगर न्यू वेलफेयर स्कीम यहाँ पे लेके आएंगे तो खर्चा तो बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज़, अब सब्सिडी को रैशनलाइज करना है, मतलब जो यहाँ पे एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर है, ठीक है, जो यहाँ पे लीकेज हो रहा है सब्सिडी में, कि अगर 100 रुपये ऊपर से जा रहे हो, नीचे बस 80 रुपये पहुँच रहे हो, तो ये जो 20 रुपये का यहाँ पे जो लीकेज हो रहा है, इन्हें जो है हमें मैनेज करना है। तो ये है रैशनलाइज करना, सब्सिडीज़ को जो है टारगेटेड बनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, अब सिंपली सोचिए अगर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे तो हमारी कमाई हो जाएगी कम, और हमारा जो ये सूत्र है इसके हिसाब से कमाई तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हो गया गलत। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास, बचा हमारे पास यहाँ पे, तो देखते दोस्तों यहाँ पे सेकेंड एंड 4 एलिमिनेट करके देखते हैं। तो देखिए सेकेंड गया, बचा 1 एंड 3, हमारा यही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम आंसर तक पहुँच चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक। अब देखिए पेमेंट बैंक उस टाइम पे न्यूज़ में चला था, इज़ बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट, किस लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेमेंट बैंक, ठीक है। अब ये उस साल का करंट अफेयर है दोस्तों, 2016 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो थर्ड से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी, पेमेंट बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to become the promoters in the payment bank, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने इस पेमेंट बैंक को अगर नहीं भी पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, तो अभी तो आप इकोनॉमी में पढ़ लोगे अच्छे से, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, जो कन्फ्लिक्ट वाला मैं बताता हूँ कि पेमेंट बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड देना मतलब क्या, लोन देना, और पेमेंट बैंक कैनॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी, तो ये कह रहा है कि लोन ये दे नहीं सकता, तो यहाँ ये कह रहा है कि लोन दे नहीं सकता, यहाँ कह रहा है कि लोन दे सकता है, मतलब 2 एंड 3 तो हमारे साथ में नहीं जाएंगे, 2 एंड 3 तो हमारे साथ में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 1 2 1 3 एंड 2 ओनली। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जो मोबाइल टेलीफोन कंपनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, जैसे जियो, एयरटेल, ये सुपरमार्केट चेन्स है, जो कि रेसिडेंट्स के द्वारा यहाँ पे जो है इन्हें चलाया जाता है, ये प्रमोटर बन सकते हैं यहाँ पे। और देखिए प्रमोटर बनना बहुत ही ईजी सी बात है, मतलब पैसा है तुम्हारे पास तो प्रमोटर बन जाओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 तो हमारे ऑप्शन में आना ही चाहिए, तो ये हमने ऐसे हटा दिया। अब बचा क्या 1 2 एंड 1 3, अब पूरा गेम बचा है हमारी नॉलेज के ऊपर, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों अभी जो है 50-50 तक तो हम पहुँच गए, ये मैंने आपको बता दिया। अभी इसके बारे में हम जानते हैं, तो पेमेंट बैंक देखिए दोस्तों यहाँ पे लोन नहीं दे सकती, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं दे सकता, ठीक है। पहले देखिए 1 लाख तक जो है यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन अभी आज के हिसाब से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये 2 लाख यहाँ पे लिमिट है डिपॉजिट की, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊँ तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, ओके। और ये जो है नचिकेत मोर कमेटी, इनके रिकमेंडेशन से आरबीआई ने बनाने का इसको परमिशन दिया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल सेक्टर, या फिर रूरल हाउस होल्ड, लो इनकम हाउस होल्ड, बिजनेसमैन, माइग्रेंट वर्कर, इनके लिए ये बना था पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, इसका जो वैल्यू एडिशन, ये चीज़ें भी हमने देख ली। आंसर क्या है हमारा 1 एंड 3। ऐसे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना था, इसका जो क्वेश्चन है हमें CDS में देखने को मिलेगा, और तब हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू लाईफाई। देखिए लाईफाई, वाईफाई, देखिए वाईफाई के बाद क्या आया है, लाईफाई, मतलब लाइट फिडेलिटी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। सिंपल हमारा साइंस टेक वाला मास्टर वीडियो सेशन से याद करिए, ये क्या कह रहा है, सेवरल टाइम। यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम, तो ये एब्सोल्यूट हो जाता, ठीक है। जैसे हमारी जो नेट की स्पीड है वाईफाई के हम जब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिया होता है कि 50 Mbps वाला प्लान, 100 Mbps वाला प्लान, तो ये हमारे प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। स्पीड तो कितनी भी दे सकते हैं, वैसे ही लाईफाई का होगा, बट ये वाईफाई से थोड़ा हायर लेवल पे होगा। जैसे हम देखते हैं ब्लूटूथ, और अभी जो रिसेंट वाले शेयर वाले जो ऐप आते हैं, जैसे कि इन शेयर हो गया या फिर एयर ड्रॉप जो हो गया, तो ये ब्लूटूथ से तो फास्ट है, ठीक है। अब कितना फास्ट है ये नहीं बताया, सेवरल टाइम्स फास्ट बोलेंगे तो सही है। अगर मैं बोलूँगा कि 3 टाइम्स फास्ट है, तो अगर वो 4 टाइम फास्ट हो गया तो गलत हो जाएगा। तो समझिए आप, ये जो ऑप्शन बनाने का तरीका है इसे समझिए।
मतलब ये एक जनरलाइज वे में बोल रहा है कि हाँ इट इज़ सेवरल टाइम फास्टर। फर्स्ट देखिए, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। देखिए दोस्तों, ये उस साल का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी था और नाम भी देखिए लाइट फिडेलिटी है। तो जहाँ पे देखिए एक ऐसे जिस एरिया में ये लाइट कवर करेगा ना, वहाँ पे ये डेटा ट्रांसमिशन बहुत अच्छे तरीके से होता है लाईफाई में। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है। आंसर है हमारा बोथ 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। और ये जो पूरा कंसेप्ट हमने देखा है ना दोस्तों, इसे कहते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। जैसे मैंने विजिबल लाइट कम्युनिकेशन बोला, आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा। याद करिए, 2020 का क्वेश्चन जहाँ पे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पे 4 स्टेटमेंट थे। 2022 का क्वेश्चन क्यूबिट्स वाला, जिसके ऑप्शन में विजिबल लाइट कम्युनिकेशन लिखा हुआ था। तो देखिए ये लाईफाई 2016 में आया था और इसी का जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जो एक सिस्टम है इससे रिलेटेड, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने शंकर IAS में भी पढ़ा होगा। जब हमने PYQs प्रैक्टिस कराया तब मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स इसका मेंशन किया है। सिंपली अगर आपको इतना भी पता है कि ये रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज के जो कमिटमेंट है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे ऑप्शंस में ढूंढिए क्लाइमेट चेंज कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर बी में। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आंसर आ गया हमारा बी, अ प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़िए, इसके ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कहता प्लेजेस मेड बाय यूरोपियन कंट्री टू रिहेबिलिटेट रेफ्यूजीज फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडल ईस्ट। देखिए इसी टाइप का एक ऑप्शन जो है हमें हमें देखने को मिला था जब स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड हमने एक क्वेश्चन देखा था 2023 में। वहाँ पे भी एक ऐसा ऑप्शन था कि वॉर रेफ्यूजीज को ज़मीन दे देंगे इस तरीके से। सेकेंड थर्ड देखिए, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नहीं दोस्तों, AIIB से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग SDGs। ठीक है, SDGs देखिए दोस्तों, SDGs जो है 17 के 17 आपको रटी होनी चाहिए। UPSC CSE में आने के चांसेस कम है, बट अगर आप CAPF या फिर स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्टली SDG और उसका मैच द पेयर आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। बाकी देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें और एक हिंट दी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्वेश्चन कहाँ आया था याद करिए, 2019 का क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट थे और इसका जो भी बेसिक्स था हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, आप जाके देख भी सकते हो 2019 वाला पेपर। ठीक है, तो ये AIIB हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। देखिए ऑप्शन से ही कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। अब देखिए 2017 के पहले ना बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती थी, 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते थे। देखिए उदय स्कीम के बारे में, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये है दोस्तों रिलेटेड टू फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। उदय या फिर अन्नपूर्णा स्कीम क्या है, उदय स्कीम क्या है, उन्नत भारत अभियान स्कीम क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इनका बस मैं एनालिसिस आपको दूंगा कि ऑप्शंस कैसे बनाए गए थे, कैसे ऑप्शन गलत बनाए गए थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट आंसर देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका है कि फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। क्या है ये, उदय योजना। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट विथ नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलार, विंड, टाइडल पावर प्लांट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए खिचड़ी बना दी यहाँ पे। ठीक है, इतना सारा चीज़। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2018। अभी तक हर एक हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली है। ठीक है, अल्दो इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है, बट उसका क्राइटेरिया अलग है, हर हाउस होल्ड तक नहीं गई है। इसीलिए वो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना लेके आए थे, सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, फिर देखिए प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्ट अप एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नहीं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से तीनों उड़ गए, आंसर आ गया हमारा डी। सो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उदय योजना, तो इसका फुल फॉर्म क्या था, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ठीक है, ये 2015 में यहाँ पे लॉन्च करा गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, अगर डिस्कॉम के ऊपर अगर 100% अगर लोन है, अगर कर्जा है, तो इसमें से 75% डेट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेने वाला था और बाकी जो 25% है ये डिस्कॉम अपने पास रखने वाली थी। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी इशू करे गए थे, उदय बॉन्ड या ऐसा कुछ नाम था इनका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड्स। ठीक है, देखिए मसाला बॉन्ड, यहाँ पे कोई स्पाइसेस नहीं बेचे गए, ये सिंपली याद रखिए। IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन न्यूज़, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट।
कितने स्टेटमेंट है, एक दो, ठीक है, दो ही स्टेटमेंट है। सेकेंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दे आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये कह रहा है कि वो सोर्स है ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए डेट फाइनेंसिंग की बात करी गई है। ओके, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो मसाला बॉन्ड है ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है और ये सोर्स है डेट फाइनेंसिंग का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए। एंड आईएफसी देखिए एक आर्म है वर्ल्ड बैंक की। अब देखिए ऐसे 5 आर्म्स है वर्ल्ड बैंक के, थोड़ा लिख लीजिए। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो अभी हमने देखा, फोर्थ है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब देखिए इन पाँचों में से इन टॉप 4 का जो है इंडिया मेंबर है, इसका देखिए इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये जो आईएफसी मसाला बॉन्ड है दोस्तों, ये 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हमने इशू किया था। ऑफशोर इन्वेस्टर जो है, जो एनआरआईज है, जो बाहर के देश में है, उनसे पैसा लाने के लिए। तो ऑफशोर इन्वेस्टर के लिए ये हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, इसलिए ये मसाला बॉन्ड यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के ऊपर, कृष्णदेव राय के टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड इंडस्ट्रियल टैक्सेस। अब देखिए हमें पता है विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर है हमारे मिडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, और कृष्णदेव राय ये भी एक, इनका अलग ही स्वैग था यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, वॉरियर थे। ठीक है, एबल लीडर थे। ओके, और जीनियस तो थे ही। जो उनके बुक्स, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, वो सब। तो प्राइवेट ओनर्स के ऊपर यहाँ पे इंडस्ट्री टैक्स लगाना एकदम नॉर्मल सी बात कह रहा है कि कोई भी अगर इकोनॉमी अगर चलनी है ना तो टैक्स यहाँ पे लगता है। फिर कहता है टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये भी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। जो अब देखिए इरीगेटेड लैंड के लिए अलग यहाँ पे चीज़ें होगी, जो रेनफेड है उसके लिए अलग होगी, जो बहुत ज़्यादा कम उपजाऊ होगी जैसे कि बंजर ज़मीन हम कहते हैं, बंजर, पोलाज, ऐसे कुछ कैटेगरीज है जो मुगल इंडिया में हमने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही लैंड की क्वालिटी देख के उन पर टैक्स लगाएंगे। ऐसा है कि एक लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उसके ऊपर भी 10 रुपये टैक्स लगेगा, और एक जो है इसमें कुछ पैदावार अच्छी होती नहीं, फिर भी 10 रुपये टैक्स लगेगा। तो ये तो एक प्रकार एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। और बात यहाँ पे कृष्णदेव राय के एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है, और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव बात कह रहे हैं, एक अच्छे सेंस में इस किंग को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमें सही मानने हैं, और यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 एंड 2। क्योंकि इतना डिटेल में टैक्सेशन सिस्टम अगर हम हर राजा का पढ़ने लग जाएंगे फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी थोड़ा वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं कृष्णदेव राय के ऊपर। सबसे पहले तो इन्होंने रूल कौन से ईयर में किया था, तो 1509 से 1529 तक। ये देखिए तुलुवा डिनास्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने विजयनगरा पे रूल किया था। इन्होंने देखिए एक टाउनशिप बनाई थी विजयनगर के पास, उसका नाम था नगलपुरम। ठीक है, नगलपुरम याद रखिए। एंड नेक्स्ट देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यदा। ये देखिए एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर वर्क है। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर वर्क है, और ये तेलुगु लैंग्वेज में है। तो याद रखेंगे तेलुगु लैंग्वेज को जो आगे बढ़ाने का काम किया था ये भी कृष्णदेव राय ने किया था। अमुक्त माल्यदा एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बुक है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हमें CDS CAPF एनडीए में बहुत बारी देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी देख लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज़ अ लव स्टोरी ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डिनेस्टी। देखिए दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन है हमारे नितिन सिंघानिया से। ठीक है, शुंगा डिनेस्टी, तो यहाँ पे आंसर है हमारा मालविका अग्निमित्रा। ठीक है, मालविका जो है क्वीन का नाम था, और अग्निमित्रा शुंगा किंग का यहाँ पे नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। अब ये मालविका अग्निमित्रा ये किसने लिखा था? अब ये जो 4 नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगले प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले तो मालविका अग्निमित्र किसने लिखा था? कालिदासा ने लिखा था, और ये संस्कृत में लिखा गया था 5th सेंचुरी AD में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वप्न वासवदत्त ये किसने लिखा था? ये देखिए दोस्तों भाषा ने लिखा था, भाषा, और ये भी संस्कृत में था। ठीक है, मेघदूतम ये किसने लिखा था? ये भी कालिदासा ने लिखा था। उसके बाद देखिए रत्नावली किसने लिखा था दोस्तों? तो ये जो रत्नावली है ये लिखा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कौन? जो कन्नौज वाले राजा हमारे हर्षवर्धन, इन्होंने देखिए 3 किताबें लिखी थी। तो ये मैं ऐसे याद रखता हूँ PNR। ठीक है,
पी से क्या है, प्रियदेशिका, नागनंद एंड रत्नावली, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। PNR, प्रियदेशिका, नागनंद एंड रत्नावली इज रिटन बाय हर्षवर्धन। बाकी देखिए हमने ये सारा वैल्यू एडिशन यहाँ पे कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा कि द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इज रिलेटेड टू, ये WTO की जो सब्सिडीज़ है ना दोस्तों, इन्हें कैटेगराइज करने के लिए होता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। इतना ही हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपने 2017 का पेपर किया है ना, तो वहाँ पे आपने एक एग्रीमेंट के बारे में हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। क्या नाम था उस एग्रीमेंट का, ब्रॉड बेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA, ब्रॉड बेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियंस निगोसिएशन ऑन FTA। ये ऑप्शन सीधा उठा के 2017 में यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ लिया UPSC ने। देखिए ये है ब्यूटी, रिवर्स इंजीनियरिंग पावर ऑफ PYQ की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे UNFCC हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी बचा सार्क यहाँ पे हमारे ऑप्शन में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सार्क देखिए दोस्तों एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, ठीक है, ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, ओके। और इसके कितने मेंबर कंट्रीज है दोस्तों, तो इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री है। तो याद रखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे देखिए म्यांमार, थाईलैंड ये सब कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनका एक ग्रुप है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 8 कंट्रीज़ है दोस्तों, तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए। वैसे ये जो सार्क है इसे अब आजकल जैम व्हीकल भी कहते हैं, जैम व्हीकल किसने कहा था, तो S जयशंकर साहब ने इन्हें कहा था, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी अभी देख ही लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए कैपिटल बजट के बारे में यहाँ पे पूछा है, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है ये। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए दोस्तों, जो कैपिटल बजट होता है एक इसमें होता है कैपिटल रिसीट और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब हमने 2022 का पेपर किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ऐसा पैसा होता है जिससे, कैपिटल इज द मनी विच जनरेट्स मनी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कोई यहाँ पे वैल्यू जनरेट नहीं होती है, वो प्योर खर्चा होता है हमारा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जैसे ही हम खर्चा करेंगे, जैसे अगर रोड, बिल्डिंग ये सब बनाया जाएगा तो इससे और ज़्यादा जो है टैक्स या फिर इनकम यहाँ पे गवर्नमेंट को होगा, ठीक है। लोन्स रिसीव अगर करे जा रहे हैं फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट तो ये हमारा कैपिटल रिसीट में आ जाएगा क्योंकि लमसम अमाउंट में आएगा। और लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू स्टेट, अगर हम स्टेट्स को दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इससे क्या हो गया, स्टेट हमारा पैसा यूज़ करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो वहाँ पे जो भी वल्नरेबल सेक्शन है या फिर एम्प्लॉयमेंट, स्किल, सोशल कैपिटल, इनमें पैसा लगाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल बजट में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में इसका जो है समिट हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें करी थी, वो भी हम देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। तो कितनी प्यारी प्यारी पॉजिटिव बातें कर रहा है कि बॉटम अप अप्रोच भी होगा, पब्लिक को इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कह रहा है इट हैज़ अ स्पेशल और पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटेट द अलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इन दिस रीजन। देखिए पर्टिकुलरली, स्पेशल फोकस, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, ये ट्रैप वर्ड है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है और ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये लोग जो है स्पेशल फोकस रखते हैं कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया पे। क्यों, बाकी साउथ अमेरिका के गरीब देश नहीं है क्या, वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट देखते इट एम्स, देखिए एम, ऑब्जेक्टिव, मिशन, टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। पॉजिटिव बात कर रहा है, कोलैबोरेशन की बात कर रहा है,
ठीक है, पार्टनरशिप की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 and 3 कहाँ कहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ है और यहाँ ये चला गया। अब सेकंड हमने देखा कि ये हमें कोई यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा कि बहुत ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन यानी कितना पैसा कुछ है, यहाँ पे वेगनेस कितनी ज़्यादा लग रही है। तो इस तरीके के ऑप्शन अगर आगे हमें देखने को मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या तो उसके नाम में ही हो कि इट इज़ रिलेटेड टू अरब कंट्री या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, नाम में है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टेशन जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्स सिर्फ इन्हीं रीजन को मिलेंगे। तो सेकंड हटाइए, आंसर क्या आ गया हमारा 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, बाकी देखिए और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो UNCCD है, ठीक है, ये कब बना था? ठीक है, ये UNCCD की कॉफ़ी नहीं है ये, ठीक है, ये बना था दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो ईयर है इसका एस्टेब्लिशमेंट का वो है 1994, और ये है लीगली बाइंडिंग। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन इसके अगेंस्ट में काम करने की बात करता है। ठीक है, कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन को। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा UNCCD है, इसके बहुत सारे समिट्स, ये सारी चीज़ें होती है। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एफर्ट है, ग्लोबल एफर्ट है, वो है बॉर्न चैलेंज। ठीक है, याद रखिए, बॉर्न चैलेंज इज समटाइम सीन इन न्यूज़, इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू UNCCD। यहाँ पे कमिटमेंट क्या करी गई है दोस्तों? यहाँ पे कमिटमेंट करी गई कि 150 मिलियन हेक्टर जो वर्ल्ड का डिफॉरेस्टेड और जो डिग्रेडेड लैंड है वो रिस्टोर किया जाएगा बाय 2020, एंड 350 मिलियन हेक्टर रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030। ठीक है, अब इस पर क्या डेवलपमेंट हुई, क्या ये, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर देखिए इनका दूसरा इनिशिएटिव है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये क्या है दोस्तों? ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ मिलके जो 11 कंट्रीज़ है, जो अफ्रीकन रीजन के सब सहारन जो सहारन रीजन जो है, वहाँ पे ये एक ट्रीज़ का बेल्ट बनाएंगे टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट का जो एक्सपांशन हो रहा है उसे रोकने के लिए ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ मिलके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए हमें पता होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो बॉर्न चैलेंज है वो। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज़ बीन प्रपोज टू बी एडेड इन द बास्केट ऑफ IMF's SDR। देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो करेंसी थी वो थी रेनमेनबी। ये उस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। ठीक है, यहाँ पे जो चाइनीज़ करेंसी थी रेनमेनबी, इसे ऐड किया गया था। ठीक है, और ये जो SDR क्या होता है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF ने 1969 में बनाया था। ठीक है, किस लिए? टू ऑगमेंट द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और चाइनीज़ रेनमेनबी को यहाँ पे ऐड किया गया था 2016 में। ठीक है, जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसमें। अब ये रूबल किसकी करेंसी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, रशियन करेंसी है। ठीक है, ये जो है साउथ अफ्रीकन रैंड, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, सॉरी कंट्री नहीं, करेंसी है। इंडियन रुपी ये हमारी करेंसी है। ठीक है, रेनमेनबी चाइना की। अभी जो SDR बास्केट है इसमें कौन सी करेंसीज आती है? तो इसमें 5 करेंसी दोस्तों। USA की डॉलर, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यूरो, फिर अभी ये रेनमेनबी, ये तो आ ही गया। फिर देखिए ब्रिटिश पाउंड और जापानीज़ येन। ठीक है, तो जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, रेनमेनबी, यूरो एंड US डॉलर, ये करेंसीज आती है इस बास्केट में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सेकंड से पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज एन ऑब्जर्वर इन IMFC मीटिंग। मैंने आपको बताया था मेंबर होना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मेंबर होगा या नहीं, बट ऑब्जर्वर देखिए हर कंट्री हर चीज़ का हो जाता है। ऑब्जर्वर बनने में ज़्यादा कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर से चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जैसे इंडिया देखिए बहुत सारी चीज़ इंस्टीट्यूशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें ऑब्जर्वर होगा, बट परमानेंट मेंबर बहुत कम में है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर होना और पार्टिसिपेट करना एज अ ऑब्जर्वर एक नॉर्मल सी थिंग है। और वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक, ऐसा नहीं कि इंडियन बैंक की बात हो रही है कोई। तो ये पैरेलल थिंकिंग ऐसे सोचिए। फिर क्या कह रहा है कि IMFC डिस्कसेस द मैटर, देखिए इसका एम बता रहा है, कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस। देखिए एडवाइस करता है भाई, बोलता है, ऐसा नहीं कि बाइंडिंग एडवाइस करता है, बस एडवाइस करता है IMF को ऑन डायरेक्शन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, IMFC ये IMF के अंडर ही काम करता है और IMF को यहाँ पे एडवाइस करता है। बस यहाँ पे शब्दों को समझिए, एडवाइस करता है,
पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर, तो ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने 2018 में 17 में देखा था उन्नत भारत अभियान, वैसे एक दूसरा आ गया राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ठीक है, अब ये भी डायरेक्टली देखिए क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पे, सीधा सीधा जो है अगर फैक्चुअल चीज़ है पता है तो पता है। ठीक है, अब डी से पढ़ते हैं, रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहेबिलिटेट देम। ठीक है, तो गरिमा यानी कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी कोई बात होगी। इरेडिकेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। सेक्स वर्कर के रिलीज से रिलेटेड है ये। एंड रिहेबिलिटेट होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन एंड सर्वाइव देम विद द सूटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ये सेक्स वर्कर से रिलेटेड है, ना ही होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पीपल, ना ही बॉन्डेड लेबर, ये रिलेटेड है राष्ट्रीय गरिमा अभियान मैनुअल स्कैवेंजर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कैंपेन था, ठीक है, जिसमें जो है डिग्निटी ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को बचाने के लिए इरेडिकेट करी जाएंगी ये जो भी प्रथा है मैनुअल स्कैवेंजिंग की। और इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, इन्होंने क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले किया था। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। बाकी ऑप्शंस में देखिए ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें पता नहीं चली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री पे बात आ गई है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो लिंगायत है ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। देखिए कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट किया, पॉजिटिव बात है, सोशल रिफॉर्म वाली बात कर रहा है, और थ्योरी ऑफ रीबर्थ को यहाँ पे क्वेश्चन किया। सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन्स वेयर मोनोइथिस्टिक एंड कंडेम द आइडियोलॉट्री। ठीक है, क्या कह रहा है, सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम द आइडियोलॉट्री। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये जो लिंगायत वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कर्नाटका में लिंगायत एजिटेशन भी हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। ये जो लिंगायत जो यहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों, ये जो इनके जो स्थापना हुई थी ये बसवन्ना के बिहाफ पे हुई थी। ठीक है, तो बसवन्ना वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायतिज्म। इनका टाइम पीरियड भी हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं, 1106 से लेके 68 तक। ठीक है, 1106 टू 1168 तक। ये देखिए मिनिस्टर थे दोस्तों कलाचूरी रूलर के अंदर। ठीक है, जो कलाचूरी रूलर थे कर्नाटका वाले साइड में, उनके अंडर ये मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे इन्हें वीर शैवास कहा जाता था, मीन्स हीरोज ऑफ शिवा। और लिंगायत किसे कहते थे, जो कि शिवलिंग को वियर करते थे। ठीक है, तो ये है लिंगायत, बसवन्ना, लिंगायतिज्म, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये देखिए हमारे एक भक्ति सेंट में भी आते हैं। ठीक है, बसवन्ना। नेक्स्ट देखिए सिद्धास, देखिए दोस्तों ये हमारे सेंट्स थे तमिल रीजन के, जो कि एक कंडेम करते थे आइडियोलॉट्री को और मोनोथिज्म को। ये एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, और बस बाकी इतना ही था। और ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी और वननेस ऑफ गॉड में भरोसा रखते थे सिद्धास। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इनके बारे में भी हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आंसर है हमारे यहाँ पे बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। भक्ति सूफी मूवमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा नितिन सिंघा ने, जब भी आप पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्ट कवर किसे कहा जाता है। देखिए डायरेक्टली इकोनॉमी का टर्म, जैसे लीगल टेंडर एक बार पूछ लिया था, वैसे इम्पोर्ट कवर क्या है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ द रेशो बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट, एंड इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय द कंट्री इन द इंटरनेशनल रिजर्व। यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों इम्पोर्ट कवर का, ये है डी। जितना ज़्यादा इम्पोर्ट कवर हमारा होगा उतना ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव कर पाएंगे जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती है उन्हें। तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बड़ा हमारा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना ही बड़ा हमारा जो है यहाँ पे इम्पोर्ट कवर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कितने मंथ तक हम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, सीधा सीधा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर है हमारा यहाँ पे डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए कम्युनिटी समटाइम्स इन न्यूज़ एंड इन द अफेयर ऑफ। ठीक है, तो कुर्द, मधेसी, रोहिंग्याज, तो ये उस टाइम पे न्यूज़ में थे दोस्तों, और अभी भी न्यूज़ में होते कभी कभी। रोहिंग्याज तो एवरग्रीन न्यूज़ में होते हैं, ये म्यांमार में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में आते हैं। मधेसीज देखिए नेपाल में रहते हैं, जो तराई वाला रीजन है। और कुर्द देखिए दोस्तों बांग्लादेश में नहीं रहते। कुर्द जो है ये मिडल ईस्ट की एक कम्युनिटी है, जो कि टर्की हो गया, सीरिया, इराक, ठीक है, अर्मेनिया, इस वाले रीजन में रहता है मिडल ईस्ट में। तो ये कुर्द यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास 2 and 3, और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ से हमें हिंट क्या पता चल रही है, अगर कोई
कम्युनिटी अगर न्यूज़ में है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनेशनल क्राइसिस या फिर कोई भी रीजन है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जो है याद रखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। जैसे रीजन्स, जो कन्फ्लिक्ट रीजन इन न्यूज़, इसके ऊपर 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, वैसे ही कम्युनिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोहिबिट कर रही है केमिकल वेपन्स को। 3 स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड असिस्टेंस, देखिए नॉर्मल सिंपल सी बात, असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट्स अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट। असिस्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। इट मॉनिटर, देखिए मॉनिटर करता है, मॉनिटर करना, एडवाइस करना, असिस्टेंस देना, ठीक है, और हेल्प करना, सिंपल से वर्ड्स है। केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। फर्स्ट है, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद द नेटो एंड WHO। थोड़ा यहाँ पे समझिए, अगर नेटो आपको पता है तो एक सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का। WHO ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ देखती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूछा है केमिकल वेपन से रिलेटेड, तो कहीं भी इनका मेल जोल हमें दिख रहा है। जैसे देखिए हमने एक क्वेश्चन देखा था 2017 में, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ था, उसे G20 के साथ यहाँ पे जोड़ दिया था, जो कि गलत था। वैसे ही देखिए केमिकल वेपन के ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे नेटो के साथ एक साथ जोड़ दो तो ठीक है, बट WHO के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और नेटो के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों हमारा 2 और 3। जैसे 1 हम हटाएंगे ना, जैसे 1 हटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है। अब थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की भी बात आ गई, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, खिचड़ी बन गई यहाँ पे पूरी। तो देखिए दोस्तों, ये जो OPCW है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, ठीक है, हेग नेदरलैंड्स में। और ये इस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों 1997 में विथ केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे OPCW के बारे में। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं तो इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, तो यस, इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ OPCW, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, 2022 में ऐसा क्वेश्चन बना भी है कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है या नहीं है, ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते दोस्तों। अभी नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।